उज्जैन में इंगोरिया पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। 17 मई को कनीराम पिता भैरूलाल ने थाना इंगोरिया में सूचना दी थी कि उसकी बहू सपना घर में मृत अवस्था में पड़ी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया और जांच शुरू की। सहायक उप निरीक्षक दिनेश नीनामा को मामले की जांच सौंपी गई थी। थाना प्रभारी अमित सारस्वत ने बताया कि मुखबिरों से चर्चा कर पता लगाया गया, जिस पर पता चला कि 16 मई की रात 9:30 बजे सपना का पति काशीराम घर पर आया था और दोनों में विवाद हुआ था। काशीराम ने अपनी पत्नी पर चरित्र शंका की थी, जिससे दोनों में मारपीट हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि काशीराम ने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इंगोरिया पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए काशीराम को ग्राम रूपाहेड़ा के पास से पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करना भी कबूल कर लिया है। आरोपी पिछले कुछ समय से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था और दोनों में मनभेद था। 16 मई को आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। थाना प्रभारी अमित सारस्वत और महिला स्पेशल अधिकारी शकुंतला गौली ने भी मामले की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूचनाकर्ता कनीराम जन्मकाल ने सूचना दी थी कि उसकी बहू सपना कमरे में मृत अवस्था में पड़ी है। सूचना गंभीर प्रकृति के होने से और महिला संबंधी मामला होने से एफएसएल अधिकारी महोदय गौली मैडम को मौके पर उपस्थित होने का निवेदन किया गया। उनके उपस्थित होने पर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। मृतिका के घटनास्थल का प्रारंभिक निरीक्षण करने में उसके गले पर कुछ चोट के निशान दिख रहे थे, जो प्रारंभिक निरीक्षण में और मृतिका की पीएम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। पुलिस द्वारा अपने मुखबिरों को मामूर किया गया। मामूर मुखबिरों की सूचना पर यह सूचना मिली कि उसके पति काशीराम का मृतिका से पिछले 1.5-2 सालों से विवाद चल रहा था। दोनों पति पत्नी अलग रहे थे और मुखबिर की सूचना पर आरोपी काशीराम को जब पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने भी अपनी पत्नी सपना से विवाद होने पर उसकी गला दबाकर हत्या करने का कबूल किया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा विधिवत अपराध क्रमांक 218 धारा 103 BNS का कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व को ध्यान में रखते हुए शहर में यातायात एवं आवागमन को सुगम बनाने के लिए आंतरिक मार्गों का चौड़ीकरण कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर पालिका निगम द्वारा कोयला फाटक से छतरी चौक तक मार्ग चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य का निरीक्षण करने के लिए सोमवार को विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, नगर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और निगम आयुक्त आशीष पाठक ने संयुक्त रूप से कोयला फाटक से छतरी चौक तक का संपूर्ण मार्ग पर पैदल भ्रमण करते हुए निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने निर्देश दिए कि चौड़ीकरण कार्य पारदर्शिता और एक समान रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी कार्य किया जा रहा है वो शीघ्रता से हो और रहवासियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। निगम आयुक्त ने बताया कि रहवासियों द्वारा स्वयं अपने मकानों को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जो शहर के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। निगम द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए मलबे को हटाया जा रहा है, जिससे नालियों की निकासी हो सके। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने रहवासियों की सराहना करते हुए कहा कि वे शहर विकास में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह चौड़ीकरण कार्य शहर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे शहर के रहवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने भी रहवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका सहयोग शहर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। निरीक्षण के दौरान नगर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, निगम आयुक्त आशीष पाठक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। पहले करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं, पहले बिल्कुल करा देंगे। आप तैयारी चौड़ीकरण के मार्ग की जितने हमारे बंधुजन आते हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वेच्छा से अपना मकान, अपनी दुकान तोड़ने का काम प्रारंभ कर दिया है। ऐसे लोग अभिनंदन के पात्र हैं जो शहर विकास में बढ़ चढ़ के आगे आए हैं। और चौड़ीकरण गोपाल मंदिर तक का होगा। कोयला फाटक से कंठाल चौराहा से
गोपाल मंदिर इधर पूरा वहां से है कोयला फाटक गाड़ी अड्डा से तेलीवाड़ा से पूरा ढाबा रोड का मार्ग, ये 2 मार्गों को अभी प्रारंभ किया गया है। और चूंकि अभी कंठाल तक का 2-4 दिन में सफाई होने के बाद 2-4 दिन बाद इधर का काम प्रारंभ होगा, तो क्या आवागमन में लोगों को असुविधा नहीं हो। देखिए, सिंघर्ष 2028 की तैयारियों के लिए ये कोयला फाटक से गोपाल मंदिर का जो मार्ग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मास्टर प्लान के हिसाब से ये सड़क जो है 18 मीटर बननी है और उसके लिए आज हम लोग पूरी टीम के साथ मौके मुआयने पे निकले हैं। काफ़ी हर्ष का विषय है कि कई जो रहवासी हैं उन्होंने स्वयं से ही अपने मकानों की जो लिमिट्स है उसको हटाना शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि ये हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी है। और जो बाकी भी रहवासी इस मार्ग पे हैं उनसे भी मेरी अपील है कि स्वयं से जो निर्देश है उसके हिसाब से, जो मार्किंग की गई है उसके हिसाब से अपने अपने मकान स्वयं हटा लें, जिससे कि कार्य को गति दी जा सके। और जितनी यूटिलिटीज़ हैं वो सारी अब मॉडर्न तकनीक से बनाई जा रही हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि यथाशीघ्र इस मार्ग को जल्दी से मास्टर प्लान के हिसाब से कर लिया जाए। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सोमवार सुबह समयावधि पत्रों की समीक्षा विक्रमादित्य संकुल भवन में कलेक्टर कार्यालय में सभागृह में की। बैठक में कलेक्टर सिंह ने सिंहस्थ के कार्यों के सभी प्रस्तावों की पर्सनली मॉनिटरिंग करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर सिंह ने उपार्जन की समीक्षा कर निर्देश दिए कि फेल्ड पेमेंट वाले कृषकों का पेमेंट अगले 2 दिन में सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह, एडीएम प्रथम कौशिक, स्मार्ट सिटी सीईओ संदीप शिवा, साथ ही सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित हैं। बैठक में कलेक्टर सिंह ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की विभागवार और तहसीलवार समीक्षा कर निर्देश दिए कि सभी शिकायत का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया जाए। शेष लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण त्वरित करें और उनके निराकरण की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा करें। कलेक्टर सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रशासन का कार्य शिकायतों का तत्परता से समाधान करना है। शिकायत निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जो विभाग टॉप 10 में नहीं है वो सभी विभाग शिकायत निराकरण पर विशेष ध्यान देकर रैंकिंग सुधारेंगे। टॉप 10 वाले विभाग विशेष ध्यान देकर शेष शिकायतों को बंद करवाकर टॉप पर आने का प्रयास करें। बैठक में जलगंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही खेत, तालाब, अमृत सरोवर, रिचार्ज पीट, पौधारोपण आदि के कार्यों की समीक्षा कर लक्ष्य अनुसार कार्य करने को निर्देशित किया गया। इसके पश्चात समग्र ई-केवाईसी के कार्य प्रगति की समीक्षा कर नगरीय निकाय उन्हेल, तराना, माकड़ोन, महिदपुर, खाचरोद को समग्र ई-केवाईसी कार्य मिशन मोड पर करने के निर्देश दिए गए। समग्र ई-केवाईसी कार्य पूर्ण करने के लिए पंचायतवार और वार्ड वाइज लक्ष्य निर्धारित कर कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात कलेक्टर सिंह ने टीएल पत्रकों की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को इनके निराकरण पर विशेष ध्यान देने को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश अनुसार कलेक्टर सिंह ने अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर तुरंत संज्ञान में लेकर समयावधि में निराकरण के निर्देश दिए। टीएल पत्रकों की समीक्षा के दौरान सिंह ने कार्य में लापरवाही बरतने पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के एसडीओ और असिस्टेंट डायरेक्टर ओबीसी पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में निक्षय अभियान की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और आगामी अभियान की रूपरेखा की जानकारी दी गई। उज्जैन में यातायात को सुगम बनाने के लिए फ्रीगंज ब्रिज के समानांतर एक नए 4 लेन ब्रिज का निर्माण शुरू किया गया है। अहमदाबाद की चेतन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 58 करोड़ रुपए की लागत से इस महत्वाकांक्षी परियोजना का ठेका लिया है। यह ब्रिज दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, जो शहर के पुराने और नए हिस्सों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कंपनी के निर्माण स्थल पर 3 शेड से अस्थायी कार्यालय स्थापित कर लिया गया है और बोरिंग का कार्य शुरू हो चुका है। बिजली के लिए मीटर कनेक्शन भी लिया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग की सेतु शाखा ने रेलवे सहित अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर लिया है। नए ब्रिज के निर्माण से शहर में यातायात की समस्या में कमी आएगी। साथ ही धार्मिक आयोजनों जैसे जुलूसों और विशेष अवसरों पर चक्का जाम की स्थिति नहीं बनेगी। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री पीएस पंत ने बताया कि ठेकेदार को जल्द ही टेंडर, स्वीकृति पत्र और वर्क ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि ये परियोजना समय पर पूरी हो जाएगी। उज्जैन के त्रिवेणी स्थित शनि नवग्रह मंदिर में आज एक अनूठा आध्यात्मिक आयोजन संपन्न हुआ। कृष्णा गुरुजी के सानिध्य में सभी नवग्रहों के शिखर ध्वजों का पूजन, साथ ही ध्वजारोहण वैदिक मंत्रों के साथ किया गया।
यह विशेष आयोजन राहु केतु के 18 वर्षों बाद हुए राशि परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया था। कृष्णा गुरुजी ने बताया कि मंदिर के शिखर पर फहराया गया ध्वज केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इस विशेष अवसर पर यह संदेश दिया गया कि केतु का सूर्य की राशि सिंह में आना और राहु का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के संकेत हैं। कृष्णा गुरुजी ने कहा कि 2007 में जब केतु सिंह में था तब भारत को प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल मिली थी। अब 2025 में वही योग पुनः बना है। आने वाले कुछ माह में देश की बागडोर किसी युवा महिला नेता के हाथों में जाने की संभावना है। इस आध्यात्मिक एवं सामाजिक संदेश से परिपूर्ण कार्यक्रम में शैलेंद्र त्रिवेदी ने पूजा संपन्न करवाई। इस अवसर पर कृष्णा गुरुजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य अनिल कुमार, राजेंद्र शर्मा, अर्जुन परमार, उज्जैन के महाकाल भक्त सुनील जैन, साथ ही अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और आने वाले समय के संकेतों को समझने की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहल है। शनि नवग्रह मंदिर की यह परंपरा कलयुग में नव चेतना का ध्वजावाहक बन रही है। इस आयोजन के माध्यम से लोगों को यह समझने का अवसर मिला कि ग्रहों की स्थिति और उनके परिवर्तन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह आयोजन निश्चित रूप से एक नए युग की शुरुआत के संकेत दे रहा है। पूजन में, ध्यान में, स्मरण में किसी प्रकार की कोई न्यूनता, कमी रह गई, कोई गलती हो गई, उसको क्षमा करना और हमारे सब कार्य, सब मनोकामना पूर्ण करना। ये खगोलीय घटना है। अभी मैं शनि नवग्रह मंदिर में हूँ, जहाँ हर ग्रह का अपना भूगर्भ अलग है। क्योंकि आज 5:08 पर 18 वर्ष बाद केतु सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सिंह राशि सूर्य की राजा की होती है, तो हमने नवग्रह के सभी के ध्वज, क्योंकि ध्वज शास्त्र कहते हैं केतु रिप्रेजेंट करता है, सभी ग्रहों के ध्वज बदलाए और विश्व शांति और मानवता के लिए प्रार्थना कही। और साथ ही ये संदेश दिया सभी लोगों को कि एक बार अपने लिए साथ साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आज हम सब लोग, मेरे साथ सुनील जी है, अनिल जी है, हम सब लोग अपने लिए नहीं आए, हम केवल विश्व शांति के लिए आए हैं। और ग्रहों का परिवर्तन जो एक जीवन पे असर डालता है, उसका सकारात्मक प्रभाव तब तक पहुंचे, वह पूजा पाठ जप तप और ध्वजारोहण के साथ हमने किया। आज ये जब ग्रह का परिवर्तन हो जाए, इससे किस प्रकार का असर होगा? इससे परिवर्तन हो सकता है, केतु जब सिंह राशि में आता है तो सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन करता है। 2007 में आए थे तो अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति थे, उनकी जगह प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी, प्रथम राष्ट्रपति बनी और अब्दुल कलाम आजाद ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये संकेत देता है कि आने वाले कुछ माह में भी प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होने के पूरी संभावना है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गुरु जी के सानिध्य में उनकी कृपा से मिश्रा जी को है ना, मिश्रा जी का नाम सार्थक कर दिया। आज आपके लिए मिश्रा जी का एक मीठी वाणी के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण के लिए अपनी क्षमता को सबको देने की क्षमता रखने वाले हैं। आज हम धन्य हो गए गुरु जी के। हर मानव को वो चाहे छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको प्यार करते हैं और सबके लिए कल्याण की बात करते हैं। ये हमारे आज में मिला, इनसे मैं इनके चरणों में नमन करता हूँ। और ये आपको भी, आप भी बहुत भाग्यशाली है कि आप यहाँ पर मीडिया वाले इनके दर्शन हुए, इनके माध्यम से बहुत कुछ मिलता है। मानव इनके प्रति ये कहते हैं समर्पण हो जाओ। जहाँ समर्पण है वहाँ पे सब कुछ है। ये भाव इन्होंने पूरे भारत के सब मानव को दिया है। मैं इनके चरणों में नमन करता हूँ। उज्जैन के मदन मोहन मंदिर की जमीन पर अवैध निर्माण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोचिए, उन्हेल बस स्टैंड पर मंदिर की जमीन पर बिना किसी अनुमति के दुकानें बनाई जा रही हैं। और हैरानी की बात देखिए, नगर परिषद के सीएमओ ने बाकायदा पत्र लिखकर कहा है कि यह निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता। शिकायत के बाद नगर परिषद सीएमओ कैलाश वर्मा ने तहसीलदार रामविलास को जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 30 सालों से नए बस स्टैंड पर लोग हाथ ठेले से अस्थायी दुकानें लगाते रहे हैं और अब वही लोग अपने निजी खर्च पर पक्की दुकानें बना रहे हैं। नगर परिषद का कहना है कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया, इसलिए यह अतिक्रमण नहीं है। लेकिन न्यायालय कलेक्टर उज्जैन के पत्र के अनुसार
मदन मोहन मंदिर की जमीन नगर परिषद उन्हेल को सिर्फ अस्थायी रूप से बस स्टैंड के लिए दी गई थी और शर्त साफ थी, जमीन का स्वामित्व नहीं बदलेगा। जरूरत पड़ी तो सरकार भूमि वापस ले लेगी। फिर ऐसे में स्थायी दुकानें बनवाना कैसे जायज हो सकता है? जो बस स्टैंड की जो जमीन थी मदन मोहन ट्रस्ट की जमीन है और 2017 में नगर परिषद उन्हेल को अस्थायी बस स्टैंड जन सुविधा को देखते हुए बस स्टैंड के लिए दी गई थी। आज नगर परिषद के देखते हुए भी नई बस स्टैंड पर 24 दुकानें अवैध अतिक्रमण में बनाई गई है। इस पर ना तो कोई कार्रवाई हो रही है। एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, सीएम साहब सबको निवेदन जन सुनवाई में आवेदन दिया है, इस पर भी ना तो कोई कार्रवाई हो रही है और ये अवैध अतिक्रमण है। और कुछ 9 माह पूर्व लालबाई फुलबाई माता मंदिर पर गरीबों को 9 दुकानें ध्वस्त अतिक्रमण के नाम पर कर दी गई थी। उन गरीबों को घर से बेदखल कर दिया गया है और यहाँ पर अतिक्रमण करवा रही नगर परिषद 2-2 लाख रुपए लेकर गुमटी बनाई गई है। आपके द्वारा जो शिकायत करी थी एसडीएम कार्यालय, उस पर क्या तो कोई कार्रवाई हुई है? कार्यालय पे किसी भी आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहना, प्रशासन का क्या कहना? प्रशासन गोलमाल करके जॉब भेज देती है, कार्रवाई नहीं होती है और कार्रवाई तेज गति से हो रहा है। पक्का निर्माण है, पेड़ी भरी हुई है, दुकानें बनी हुई है। 2-2 लाख रुपए कचौरी वालों से लिए गए हैं दुकान बनाने के नाम पे और धमकाया गया है ठेले वाले को भी कि दुकान हटा दी जाएगी आपकी। गर्मी से बचने के लिए महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधा शुरू। क्या आप इस चिलचिलाती गर्मी में भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने आ रहे हैं? तो अब राहत की सांस लीजिए। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक और नई व्यवस्था शुरू कर दी है। ऋतु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अब श्री महाकाल महालोक मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भरपूर छाया, ठंडा शीतल जल और मीटिंग की व्यवस्था की गई है। कितना ध्यान रखा गया है भक्तों का। अवंतिका द्वार के समीप एक फैसिलिटी टनल बनाई गई है जिसकी छत पर लगाए गए हैं जंबो कूलर और तेज चलने वाले पंखे। नीचे बिछी है आरामदायक मीटिंग ताकि पैरों को राहत मिले। और हां, वहीं पास में ठंडा पेयजल भी उपलब्ध है। क्या बात है। भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन के लिए अब एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि हर किसी को दिव्य झलक मिल सके, भले ही भीड़ हो। मंदिर में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, क्या यही नहीं चाहते हम सभी? इसलिए पूरे परिसर में छाया, मीटिंग और शीतल जल की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। और जानकारी के लिए सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं जिनमें भस्मारती, मंदिर में प्रवेश, दान प्रक्रिया और काउंटर पर ही भुगतान करने की जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है। कितनी सोच समझकर किया गया है ये सब कुछ। महाकाल की नगरी में दर्शन अब पहले से भी ज्यादा सुखद और आरामदायक। तो क्या आप तैयार हैं इस अलौकिक अनुभव के लिए?